हेलो फ्रेंड्स। हम कर रहे थे एच सी एस प्रीलिम्स पॉलिटी PYQ फॉर एच सी एस प्रीलिम्स 2026। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो ज़रा जूम करके ही देखना, शायद दिक्कत आ रही है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी कल की पॉलिटी PYQ क्लास देखी है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अनुच्छेद 265 किस बारे में है, अनुच्छेद 262 किस बारे में है, अनुच्छेद 263 किस बारे में है, और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारी संविधान सभा की अल्पसंख्यक समिति के प्रमुख का नाम क्या था। ये हम सब कल पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमारी फिर से वीडियो में जाइए प्रीलिम्स पॉलिटी 2023 की, और आप आंसर देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं HCS पॉलिटी PYQ 2022। ये स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है ना। इंग्लिश में तो मटेरियल हर जगह है, लेकिन हिंदी में नहीं है अच्छे से। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के IR कोहलो फैसले का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन मैंने यहाँ डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया क्योंकि सारे ऑप्शन लिखना बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है, आप अपने आप से सोचिए कि आपको इसका आंसर पता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है इसमें। तो ठीक है, इसका आंसर है संविधान के आधारभूत ढांचे से। IR कोहलोवा, जो कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया था। इस पे फैसला आया था कि 9वीं अनुसूची के तहत जितने भी कानून आएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ठीक है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिया, अब चाहे वो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे या संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करे तो करते रहने दे, न्यायिक समीक्षा होगी नहीं। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जितने भी कानून केशवानंद भारतीवाद 1973 के बाद आए हैं, ठीक है, और जो हमारे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहे हैं या कर सकते हैं, तो उनकी न्यायिक समीक्षा हमारा सर्वोच्च न्यायालय ज़रूर कर सकता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था जी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को भाग 3 में से हटाए जाने के बाद संविधान के किस भाग व अध्याय में शामिल किया गया। भाग बताना है और वो अध्याय बताना है। ठीक है, भाग 12 ये तो हमें याद रहता है। ठीक है, लेकिन अध्याय 4 में शामिल किया गया था, ये हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे याद रखना, 4 ऑप्शन इसमें भी आए थे। ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ डायरेक्ट आंसर ही यहाँ पे लिखा है। और सबसे ज़रूरी बात कि ये कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया, कौन से अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार को जोड़ा गया, तो वो था अनुच्छेद 300A। ठीक है, पहले ये मौलिक अधिकार होता था, लेकिन अब इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, और कौन से संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1978 में किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है संपत्ति का अधिकार। यहाँ पे तो हमने बहुत कम ही फैक्ट डिस्कस किए हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, और ज़रूरी बात, आप अपने नोट से अनुच्छेद 31A, 31B और 31C के बारे में भी ज़रूर पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संविधान के लागू होने से पहले रजवाड़ों द्वारा की गई संधियों व समझौतों से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को रोकता था। ठीक है, मुझे तो नहीं आता था ये एग्ज़ाम में, मुझे नहीं पता था इसका आंसर, इसलिए मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में इसको ऐड किया। तो ये 4 ऑप्शन थे, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका आंसर था अनुच्छेद 363। ठीक है, कि कौन सा अनुच्छेद संविधान के लागू होने से पहले जो रजवाड़ों द्वारा संधि समझौते से जो उत्पन्न विवाद थे उसमें हमारा न्यायालय दखल नहीं दे सकता था। ठीक है, तो वो अनुच्छेद था
63। ठीक है, बाकी आप अनुच्छेद 358 के बारे में पढ़िए। अनुच्छेद 358 क्या कहता है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आपातकाल लगेगा उस टाइम अनुच्छेद 19 के तहत जितने भी हमारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, वो निलंबित हो जाएंगे, है ना। ऐसे मान लो कि वो थे ही नहीं, इस तरह से मान लिया जाएगा, इस तरह से उनको निलंबित किया जाएगा। अनुच्छेद 358। अनुच्छेद 366 आप खुद सर्च कीजिए किस बारे में था। ये PYQ में आ चुके हैं और ये इनके रिपीट होने के चांसेस आगे और भी हैं, इसलिए हमें ये पढ़ने पड़ेंगे। हमें अगर PYQ में आ चुका है कि अनुच्छेद 366 का कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आया है तो हमें वो देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता अनुच्छेद 366 के बारे में अगली बार वो पूछ ले। ठीक है, और हमें अनुच्छेद 368 के बारे में भी पढ़ना है जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है ना। अनुच्छेद 366 के बारे में आप सर्च कीजिए। निम्न उपबंधों में से किस में संविधान संशोधन हेतु राज्यों के आधे से कम नहीं के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। 2024 में भी के जो पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे उसमें मैंने बताया था कि विशेष बहुमत से क्वेश्चन आया हुआ है और ये हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इससे एक बात तो समझ आ गई कि संविधान संशोधन से संबंधित जो भी है कि सामान्य बहुमत से वो पारित होगा वो विधेयक, या विशेष बहुमत से होगा, या विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन से पारित होगा, है ना। वो आते हैं, ये एक साल छोड़ के एक साल ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन से हैं, वो कौन से दो ऑप्शन हैं, तो वो A और B हैं। ऐसा कोई भी विधेयक, ऐसा कोई भी संविधान संशोधन जिसमें राज्य शामिल है या जिसका संघीय स्वरूप है, ठीक है, जिसमें राज्य विधानमंडल की कोई ना कोई भूमिका है, तो हमें उस संशोधन को पारित करने के लिए आधे राज्यों की सहमति ज़रूरी है, चाहिए उनकी सहमति। ठीक है, तो ये मैंने नीचे एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, इनको भी आप ज़रूर देख लेना। ये आप एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है, अपने नोट्स में कहीं कहीं लिख लीजिए कि कौन कौन से संविधान संशोधन विधेयक हैं जो कि सामान्य बहुमत से पारित होंगे या विशेष बहुमत से पारित होंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये एज ए नोट्स मैंने लिख दिया कि जो हमारा 70वां संविधान संशोधन 1992 था वो किससे संबंधित था, है ना। ये था दिल्ली व पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य के रूप में शामिल करना। पहले क्या था, जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता था उसमें हमारे सिर्फ सांसद और हमारे जो राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य हैं वही भाग ले सकते थे। लेकिन जब से 70वां संविधान संशोधन 1992 आया तब दिल्ली और पांडिचेरी के भी जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी विधानसभा के, वो भी अब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक है, वो भी अपना मत दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इम्पोर्टेंट लोक लेखा समिति और तदर्थ न्यायाधीश। मैंने एक क्या क्वेश्चन आया था ये मैं आपको बता दूं, इससे संबंधित क्वेश्चन आया था कि लोक लेखा समिति के कितने मेंबर होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है, ये 3 पॉइंट आप ज़रूर देखिए। ठीक है, 15 इसके सदस्य होते हैं, जो विपक्ष का नेता होता है वो उसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, और इनका समय 1 साल से कम होता है। ठीक है, आप देखिए इसके पॉइंट्स बहुत सारे हैं कि ये समिति कब आई थी। क्वेश्चन यहाँ से बार बार आ रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, बार बार किस टॉपिक से बार बार आ रहे हैं। ठीक है, वैसे तो पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन हम एग्ज़ाम से 1 महीने पहले 2 महीने पहले हमें बहुत ही सिलेक्टिव होके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये वीडियो उसी से संबंधित है कि हमें जो भी 9 to 5 जॉब कर रहे हैं उनको नहीं पता, उन्हें एग्ज़ाम देना है एचसीएस का, लेकिन नहीं पता कि अब कहाँ से पढ़े,
कैसे पढ़ें, PYQ कैसे करें, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, उनके लिए बहुत बर्डन हो रही है चीज़ें, ठीक है। लेकिन वो ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें हेल्प तो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये PYQ है और ये एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सूची मिलान, ठीक है। सूची मिलान है, ये फर्स्ट है दिल्ली विधि अधिनियम 1951। ये किससे संबंधित था? ये प्रत्यायोजित विधान से संबंधित था। ये प्रत्यायोजित विधान क्या होता है? इसमें है कि जो नियम होते हैं ना, वो हमारे संसद ना बना के हमारी कार्यपालिका बनाती है, मतलब विधायिका ना बना के कार्यपालिका बनाती है। जैसे कि हमारे मंत्री है ना, वो नियम बनाने लगते हैं, ठीक है। कोई कानून पारित नहीं होता है इसमें, ठीक है। संसद कोई कानून पारित नहीं करती है, इसमें हमारे मंत्री ही नियम बनाते हैं समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, ठीक है। सेकंड है केशव सिंह 1965। ये हमारे विधायी विशेषाधिकार से संबंधित था, ठीक है। फिर है 2001 का विशेष संदर्भ। ये मैंने पहले नहीं पढ़े थे, ये मैंने HCS में ही पढ़े हैं, और अब एग्ज़ाम HCS का ही देना है तो उसके PYQ भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये है गुजरात गैस आपूर्ति से संबंधित के विनियमन से संबंधित, ठीक है। और 2002 का विशेष संदर्भ संख्या 1, ये है गुजरात विधानसभा चुनाव से संबंधित, ठीक है। आप इनके बारे में सर्च करिए क्या थे क्या नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपने एक बार यहाँ पढ़ लिए तो आपको याद ही हो जाएंगे। जब तक आप उस चीज़ को खुद सर्च नहीं करते ना, खुद से नहीं पढ़ते, तो वो दिमाग में नहीं बैठती है, ठीक है। ये तो बस आपको एक निचोड़ मिल गया कि जो 2022 में पॉलिटी के कैसे क्वेश्चन आए थे। इजी क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, मैं इजी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लेके आ रही हूँ। जो 90 to 95% जो स्टूडेंट्स हैं वो उस क्वेश्चन को सही कर देते हैं, तो अब वो यहाँ लिखने का क्या फ़ायदा उसको, क्योंकि वो सबको आते हैं। उनके सिर्फ 2 से 3 बार रिवीजन ही काफ़ी है। लेकिन जो ये नोट्स हमने यहाँ पे बनाए हैं ना, इनकी भरपूर रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि हम भूलते ही भूलते हैं। हम भूल जाते हैं कि ऐसे कौन से संशोधन थे भाई जिसमें राज्यों के आधे से अधिक के समर्थन की ज़रूरत थी, ठीक है। अनुच्छेद 73 क्या था, ठीक है। अनुच्छेद 366 क्या था, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब अनुच्छेद 40 के बारे में पूछे तो लगभग को पता होगा, तो मैं यहाँ लिख के क्या करूँ, है ना। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे वही लिखे हैं, और वो आपके नोट्स में भी होंगे, है ना, नोट्स में भी होंगे। तो यहाँ लिख के डबल नोट्स बना के क्या फ़ायदा। तो ये यहाँ पे वही लिखे हैं जिनके भूलने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही शॉर्ट है, आप बहुत अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं, कहीं भी बैठ के रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस 14-15 मिनट की ये वीडियो होती है, और आपके 1 साल के एक सब्जेक्ट के PYQ हो जाते हैं, और आपको पता चल जाता है कि अरे ये मुझे याद ही नहीं था, अरे ये तो मुझे याद था। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है इस चीज़ से कि आपको पता है, ठीक है। और अगर पता नहीं है तो आपको तब भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अब आप पढ़ सकते हैं एक ही जगह पे, ठीक है। आपको खुद से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो चलो हम कल मिलेंगे। कल हम 2021 के क्वेश्चन करेंगे जो कि पॉलिटी के आए थे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। अपने दोस्तों से भी शेयर करना जो भी 9 to 5 जॉब कर रहे हैं और जिन्होंने पहले HCS एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो उनकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उनके पास बहुत कम टाइम है, ठीक है। उनकी ज़रूर मदद करना, उनसे ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।